सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 20 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभी भारत का पहला ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी कहां पर स्थापित किया जा रहा है। तो आंसर होगा बंगलुरु में। तो बंगलुरु की ही एक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है भारत वन डॉट एआई, और अभी इसी ने बंगलुरु में भारत की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी बनाने की घोषणा की है। बंगलुरु में भी कहां पे? बंगलुरु में एक स्थान है सरजापुर, वहां पर। तो इसके लिए सरजापुर में 5 लाख वर्ग फुट एरिया में B1 सुपर पार्क बनाया जाएगा, जो कि एक आधुनिक एआई रिसर्च कैंपस होगा। तो इनका लक्ष्य है 10,000 से ज्यादा एआई शोधकर्ताओं यानी कि एआई रिसर्चर्स, इंजीनियर्स और इनोवेटर्स को एक साथ लाकर एआई को इंसानों के लिए और बेहतर बनाना। और यहाँ पे ह्यूमैनिटी फर्स्ट का मतलब हो गया कि एआई केवल कंप्यूटर स्क्रीन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये इंसानी मूल्यों को ध्यान में रखकर सुरक्षित और रियल वर्ल्ड में काम करने लायक इसको बनाया जाएगा। तो ये जो सुपर पार्क बनाएंगे इसमें होगा क्या? यहाँ पर हाई स्पीड इंटरनेट होगा, जहां पर स्पीड होगी लगभग 400 GB पर सेकंड की, और उन्नत कंप्यूटिंग सुविधाएं होगी जहां बिना किसी रुकावट के बड़े एआई मॉडल पर काम किया जा सकेगा। तो प्रश्न क्या था? भारत का पहला ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो आंसर होगा बंगलुरु में। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लगभग हमें एकाध दिन में एक प्रश्न देखने को ही मिल रहा है। कुछ एआई से संबंधित आपको एक नई शीट में आप रिवाइज कराऊंगा जिसमें नए प्रश्न हम देखेंगे। देखो, अगर बात करते हैं, भारत सरकार ने इंडिया एआई मिशन के तहत भारत का पहला फाउंडेशन लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाने के लिए किस कंपनी का चयन किया था? सर्वम एआई, बंगलुरु का स्टार्टअप है। मध्य प्रदेश ने भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी शुरू की थी। देश का पहला एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला कहां पर रखी गई? नवा रायपुर, छत्तीसगढ़। 11 भारतीय भाषाओं में नवीनतम टेक्स्ट टू स्पीच बुलबुल V2 किसने लॉन्च किया? सर्वम एआई ने। और भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल, इसका नाम है भारत जैन, इसको डेवलप्ड किया IIT बॉम्बे में। भारत का पहला एआई केंद्रीय विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहां पर शुरू होगा? नवा रायपुर, छत्तीसगढ़। यशोदा एआई अभियान, इसको शुरू किया था राष्ट्रीय महिला आयोग ने। उद्देश्य था महिलाओं में एआई लिटरेसी और डिजिटल अवेयरनेस को फैलाना। हैदराबाद का एक सरकारी अस्पताल है जिसमें एक एआई टूल लॉन्च किया गया जिसकी मदद से बिना सुई लगाए ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। इस एआई टूल का नाम है अमृत स्वस्थ भारत। और एआई डीप फेक के विरुद्ध टेक इट डाउन एक्ट ये पारित किया था अमेरिका ने। गूगल डीप माइंड ने अल्फा जीनोम नाम से एक नया एआई मॉडल भी विकसित किया था। ठीक है, लगभग हम डेली एआई से संबंधित प्रश्न पढ़ रहे हैं। तो जो पुरानी शीट थी वो हमने बहुत बार रिवाइज कर ली, तो आज नई शीट में आपको रिवाइज करा रहा हूँ। इसमें 2025 के स्टार्टिंग के या मिड टाइम के प्रश्न है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण जहाज का नाम क्या रखा है? तो आंसर होगा कृष्णा। तो भारतीय नौसेना का ये पहला पूरी तरह से स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण जहाज है, इसका नाम कृष्णा रखा गया है। अब इसको लॉन्च किया गया या जलावतरण किया गया कहां पर? चेन्नई के कट्टुपल्ली में लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड है, वहां पर। काम क्या होगा इस जहाज का? तो ये जहाज भारतीय नौसेना के महिला व पुरुष कैडेट्स को समुद्र में नेविगेशन और युद्ध कौशल सिखाएगा, उनको ट्रेनिंग देगा। और इस जहाज की क्षमता कितनी है? तो इसमें 200 से ज्यादा कैडेट्स और क्रू के रहने की व्यवस्था है, और ये लगातार 60 दिनों तक समुद्र में रह सकता है। ये ट्रेनिंग देने के साथ साथ राहत और बचाव कार्य में भी सक्षम है ये जहाज। और इसका नाम देश की तीसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी के सम्मान में इस पोत का नाम कृष्णा रखा गया है। तो आपको यही याद रखना है, यही प्रश्न बनेगा कि भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण जहाज का नाम क्या है भैया? तो कृष्णा है। अब इसी तरह से कुछ और पोत, कुछ और जहाजों के नाम जो अक्सर न्यूज में रहे वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा यहाँ पे। है हमने पढ़ा था भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी, पनडुब्बी भी हम रिवाइज कर लेते हैं। तो पनडुब्बी का नाम क्या है? देश की पहली परमाणु देश की दूसरी परमाणु पनडुब्बी का नाम है INS अरिहंत। पहली का तो नाम INS अरिहंत है। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। देश की पहली एंटी सबमरीन कॉर्वेट INS अर्नला हो गया। और समुद्र प्रताप क्या है? भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है, इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया भारतीय तटरक्षक बल के लिए। आपको याद होगा लार्सन एंड टुब्रो ने भारतीय नौसेना के लिए दूसरे बहुउद्देशीय पोत नाम है INS उत्कर्ष को चेन्नई के निकट कट्टुपल्ली शिपयार्ड से लॉन्च किया था। और ये इस तरह का दूसरा है। तो पहले वाले का नाम था INS समर्थ। भारत का पहला स्वायत्त शिपयार्ड यानी कि ऑटोनोमस मैरीटाइम शिपयार्ड, ये आंध्र प्रदेश के नल्लोर जिले में बनाया जाएगा। और हमारे जो शिपिंग मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने वाराणसी से भारत का पहला इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल को लॉन्च किया था। इस वेसल को हरित नौका पहल के तहत लॉन्च किया गया। उसके अलावा अगर पूछे
कौन सा युद्धपोत सौर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला युद्धपोत बना था? तो आईएनएस सर्वेक्षक। और भारतीय नौसेना ने कोच्चि नौसेना बेस में पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट A20 को कमीशन किया था। टीटागढ़ वेगन्स लिमिटेड ने इसको बनाया। भारतीय नौसेना में साइलेंट हंटर यानी कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट जिसका नाम है माहे, इसको शामिल किया गया मुंबई से। और अभी भारतीय नौसेना ने आईएनएस सिंधु घोष को सेवा मुक्त कर दिया था, रिटायर्ड कर दिया था, जो कि एक पनडुब्बी है। ठीक है, तो ये सब बातें न्यूज में थी, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में किस परियोजना को अभी मंजूरी दी है? तो आंसर होगा अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट। तो अभी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप में अभी लगभग ये 92,000 करोड़ रुपए से अधिक की विशाल ग्रेट निकोबार समग्र विकास परियोजना है, इसको मंजूरी दे दी है। ये अमाउंट अलग अलग जगह पे अलग अलग लिखा हुआ है, तो कई जगह इसको अप्रोक्सीमेट बता दिया गया कि 80,000 से लेकर 92,000 के बीच तक की ये परियोजना है। ठीक है, तो ये डेटा कई जगह आपको अलग भी दिख सकता है, तो आप मान के चलो लगभग 90,000 करोड़ रुपए के आसपास तक की ये परियोजना है। और इसमें ये जो इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है, ये ग्रेट निकोबार के गेलाथिया बे में बनेगा। तो इसके बनने से सिंगापुर, कोलंबो जैसे बंदरगाहों पर हमारी निर्भरता कम होगी। और इसी टर्मिनल के साथ एक हवाई अड्डा, टाउनशिप और पावर प्लांट भी बनेगा, जिससे स्थानीय विकास होगा। तो इसका उद्देश्य है इसे हांगकांग के तर्ज पर वैश्विक व्यापारिक केंद्र बनाना, इस परियोजना का उद्देश्य है। और ये प्रोजेक्ट है ना मलक्का स्ट्रेट के पास में है, जो कि दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। मलक्का स्ट्रेट आपको याद आना चाहिए, भी 2-4 दिन पहले ही मैंने आपको इससे संबंधित 2 प्रश्न पढ़ाए थे। अब वही प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, मलक्का स्ट्रेट किन किन को आपस में जोड़ता है और किन 2 भूभागों को अलग करता है, ये अब आपको बताने हैं। बाकी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करें, इसकी स्थापना याद रखना 2010 में हुई थी, एग्जाम में आ चुका है। इसका उद्देश्य होता है पर्यावरणीय विवादों को त्वरित निपटान करना। मुख्यालय नई दिल्ली और चेयरपर्सन कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली व्यापक ग्राफीन नीति को मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा केरल। तो अभी केरल सरकार ने भारत की पहली व्यापक ग्रेफाइन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य है राज्य को ग्राफीन अनुसंधान, विकास और विनिर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना। अच्छा, ग्राफीन की बात करें तो ये कार्बन परमाणुओं की एक परत है, जो कि षटभुज यानी कि हेक्सागोनल जाल में व्यवस्थित रहती है। और ये केवल एक परमाणु जितनी मोटी होती है, इसलिए इसको 2D पदार्थ माना जाता है। मतलब इसकी लंबाई है, चौड़ाई है, लेकिन हाइट नहीं है, क्योंकि एक परमाणु, एक एटम जितनी ये मोटी होती है। और जब हम कई सारी ग्राफीन की लाखों परतें मिला देते हैं तो उससे ग्रेफाइट बनता है। तो ग्राफीन ये अब तक खोजा गया सबसे पतला, सबसे हल्का और सबसे मजबूत और सबसे अधिक सुचालक पदार्थ है। इसे भविष्य का पदार्थ भी कहा जाता है। तो ग्राफीन का उपयोग कई जगह होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य, रक्षा और अन्य उद्योगों में इसका उपयोग हो सकता है। और केरल इसे एक प्रमुख हाईटेक सेक्टर के रूप में बढ़ावा देना चाहता है। और इसी के लिए केरल के पलक्कड़ में एक ग्राफीन पार्क और एक डिजिटल इनोवेशन सेंटर बनेगा, जिसके लिए 200 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। और केरल का लक्ष्य है राज्य को ग्राफीन आधारित उत्पादों के उत्पादन में अग्रणी बनाना और नई तकनीक के माध्यम से आर्थिक विकास करना। इसीलिए प्रश्न याद रखना, किस राज्य ने भारत की पहली व्यापक ग्राफीन नीति को मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा केरला। अच्छा, अब केरल की बात है। केरल मैंने आपको शायद कल भी रिवाइज कराया था। आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न देता हूं। अभी केरल 2-3 वजह से न्यूज में था, वो लेटेस्ट 2-3 वजह आप बताओ कमेंट बॉक्स में। बाकी यहाँ पे ये नीति वाला प्रश्न है, जैसे कि हमने कहा ना केरल भारत की पहली व्यापक ग्राफीन नीति को मंजूरी अभी इसने दे दी है। कुछ और नीतियां मैं आपको बताता हूँ, पॉलिसीज में बताता हूँ जो न्यूज में रही थी वो। जैसे कि अगर बात करें, पहली वाइन पर्यटन नीति को लॉन्च किया था उत्तराखंड ने। किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की? उत्तराखंड। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बना था गुजरात। अंधापन नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान हो गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक। इथेनॉल नीति रखने वाला पहला राज्य बिहार। ड्रग नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। और समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। नो डिटेंशन पॉलिसी को शिक्षा मंत्रालय ने खत्म कर दिया। इसका मतलब अब 5वीं और 8वीं क्लास के एग्जाम में फेल होने वाले स्टूडेंट्स को प्रमोट नहीं किया जाएगा। ये थी नो डिटेंशन पॉलिसी।
और अभी केंद्रीय कैबिनेट ने नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। यह राष्ट्रीय खेल नीति 2001 की जगह लेगा। डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बना था तमिलनाडु। तो अलग अलग राज्य हैं, कुछ अलग अलग इन्होंने नीतियां शुरू की, वो मैंने आपको रिवाइज कराई, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल रेस्टोरेंट विकसित किया जा रहा है। ये टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में दुर्लभ मालाबार पाइड हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए वन विभाग द्वारा 6 हॉर्नबिल रेस्टोरेंट विकसित किए जा रहे हैं। ये पहल जंगल के किसान कहे जाने वाले हॉर्नबिल को प्राकृतिक भोजन और रहने का सुरक्षित स्थान देने के लिए शुरू की गई है। तो यहाँ पर होगा क्या? यहाँ पर पीपल के, बरगद के और फाइकस जैसे फलदार वृक्षों का एक प्राकृतिक समूह होगा जो इन पक्षियों को साल भर भोजन और स्थायी निवास प्रदान करेगा। तो ये यहाँ से छोड़ करके कहीं दूसरे स्थान पे नहीं जाएंगे, यहीं बसे रहेंगे। तो याद रखना, ये उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व पूछ सकते हैं डायरेक्ट कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में है। और मालाबार पाइड हॉर्नबिल की बात करें, इसका साइंटिफिक नेम होता है एंथ्राकोसिरोस कोरोनाटस। पहली बार इसे यहाँ पे 2017 में इस क्षेत्र में देखा गया था और आज इनकी संख्या बढ़कर के 400 हो गई है। आप जानते हो एक हॉर्नबिल फेस्टिवल बड़ा एग्जाम में आता है जो मनाया जाता है नागालैंड में, 10 दिनों तक चलता है, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक। अच्छा, हॉर्नबिल ही पूछ लूं कि किस राज्य का स्टेट बर्ड है ये, राज्य के पक्षी कहाँ का है ये? याद रखना, केरल का है और अरुणाचल प्रदेश का है। लेकिन बात तो यहाँ छत्तीसगढ़ की हो रही है ना, तो छत्तीसगढ़ भी ले चलते हैं आपको। ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। देखो, कैपिटल रायपुर हो गई है, गवर्नर है रमन डेका, मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय। उसके अलावा आपको याद है देश के पहले एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क के आधारशिला रखी गई थी नवा रायपुर छत्तीसगढ़, पीछे भी पढ़ा ये पॉइंट हमने। ऑपरेशन संकल्प के तहत सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 22 नक्सलियों को मार गिराया था। भारत का पहला एआई केंद्रीय विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहां पर शुरू हुआ? नवा रायपुर छत्तीसगढ़। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बालोद जिला बना जो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया था। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले का कोपरा जलाशय ये राज्य का पहला रामसर स्थल बना था। 60वां पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों का सम्मेलन अभी रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था नवंबर में ही। और विनोद कुमार शुक्ल, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, हिंदी साहित्यकार थे, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते थे। इनको 2024 के लिए 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था पिछले साल ही। ये अवार्ड पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार थे, लेकिन अभी दिसंबर में ही इनका निधन भी हो गया। पिछले साल ये अवार्ड मिला और पिछले साल के एंड में ही इनका निधन भी हो गया, तो इंपॉर्टेंट नाम रहेगा। अब आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप बताओ, अभी खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का जो पहला संस्करण हुआ वो छत्तीसगढ़ में हुआ, उसका मैस्कॉट क्या है? शुभंकर। ये शुभंकर आपसे पूछ रहा हूं, आप बताओ। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारतीय सेना ने वज्र घात अभ्यास कहां किया? तो आंसर होगा राजस्थान। तो यह है वज्र घात अभ्यास 2026। इसका आयोजन किया भारतीय सेना ने। कहां पर? राजस्थान के जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। इस अभ्यास में K9 वज्र तोपों का उपयोग किया गया जो दूर तक निशाना लगाने में सक्षम है। और इस अभ्यास का आयोजन करने का उद्देश्य था रेगिस्तानी युद्ध में सेना की मारक क्षमता और गति को परखना। और आप यूं कह सकते हो कि भारतीय सेना की व्हाइट टाइगर डिवीजन के द्वारा यह अभ्यास का आयोजन किया गया। क्या है अभ्यास का नाम? वज्र घात अभ्यास। भारतीय सेना ने किया राजस्थान के जैसलमेर में। कुछ और अभ्यास हमारी सेनाओं ने आयोजित किए, वो मैं आपको बताता हूँ। एक अभ्यास ड्रोन प्रहार हमने पढ़ा था, भारतीय सेना ने ही किया था अरुणाचल प्रदेश में। दिव्य शक्ति अभ्यास भारतीय सेना ने किया था सिक्किम में। अचूक प्रहार अभ्यास भारतीय सेना ने किया था अरुणाचल प्रदेश में। युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास भारतीय सेना ने किया था अरुणाचल प्रदेश में। समन्वय शक्ति अभ्यास भारतीय सेना ने किया था असम और मणिपुर में। और शिवम प्रहार अभ्यास भारतीय सेना ने किया था अरुणाचल प्रदेश में। अगूम फ्यूरी अग्नि अभ्यास भारतीय सेना ने किया था राजस्थान के थार रेगिस्तान में। ठीक है। और आज जो हमने पढ़ा वो भी भारतीय सेना ने किया था, वो वज्रघात अभ्यास है राजस्थान जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। ठीक है, ध्यान रखना। ये भी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में मधुमक्खी कॉरिडोर पहल किस संस्था के द्वारा शुरू की गई? तो आंसर होगा NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो अभी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारत का पहला बी कॉरिडोर इनिशिएटिव शुरू किया है। अब ये बी कॉरिडोर में होगा क्या? तो आप कह सकते हो हाईवेज के किनारे ऐसे पौधे लगाए जाएंगे जो मधुमक्खियों या अन्य परागण को यानी कि पॉलिनेटर्स को आकर्षित करेंगे। अभी तक सड़कों के किनारे क्या होता था, केवल सजावटी पौधे लगाए जाते थे, लेकिन अब इकोलॉजिकल महत्व वाले पौधे लगाए जाएंगे
और ये टारगेट रखा है कि ये लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2026-27 में लगभग 40 लाख इस तरह के पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, जिनमें से 60% बी कॉरिडोर के तहत होंगे। और इस तरह से कम 3 डेडिकेटेड पॉलिनेटर कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। अब ये पॉलिनेटर कॉरिडोर क्या हो गया? पॉलिनेटर कॉरिडोर ऐसे ग्रीन मार्ग, ऐसे हरे मार्ग होते हैं जो मधुमक्खी, तितली जैसे परागणकर्ताओं यानी कि पॉलिनेटर्स को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित रूप से आने जाने और भोजन पाने में मदद करते हैं। इसका उद्देश्य है बायोडायवर्सिटी बढ़ाना, क्रॉप पॉलिनेशन सुधारना और इकोसिस्टम बैलेंस बनाए रखना। अब इस पहल को, ये जो मधुमक्खी कॉरिडोर, बी कॉरिडोर, इस पहल को, इस इनिशिएटिव को शुरू करने की बात कही है NHAI ने, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। तो इसके बारे में जानो। तो इसकी स्थापना होती है 1988 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, चेयरमैन है संतोष कुमार यादव। इसी ने, आपको याद होगा, प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया था टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा में मदद करने के लिए। और आपको याद होगा NHAI ने ICICI बैंक के साथ मिलकर भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम शुरू किया था गुजरात में, नेशनल हाईवे 48 पर। और NHAI ने मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे 45 के एक हिस्से पर भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क को शुरू किया था। कितने लंबे मार्ग पे? हमने पढ़ा था ना, चौकोर चौकोर लाल कलर के बॉक्सेस बनाए जाएंगे, वही वाली है ये। लगभग 12 किलोमीटर, एग्जैक्ट बोलूं तो 11.96 किलोमीटर लंबा ये मार्ग होगा। अच्छा, मधुमक्खी से तो एक बड़ा फेवरेट प्रश्न आपको भी समझ में आ गया होगा, यही बनता है सबसे पहला तो कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं। प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है, बड़ा सिंपल सा है। आप बताओगे या मैं बताऊं? चलो आप ही बताओ क्या कहते हैं। ठीक है, हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता 2026 का आयोजन ये कहां पर किया गया? तो आंसर होगा बंगलुरु में। हम बात कर रहे हैं भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता 2026 की। इसका भी ये 6ठा संस्करण हुआ। कहां पर? बंगलुरु में। तो ये बैठक भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की जो रक्षा मंत्री है कैथरीन वाउटरिन के बीच हुई। यहाँ पर दोनों देशों ने अगले 10 सालों के लिए रक्षा समझौते को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। अच्छा, यहाँ पे एक और इसी तरह का प्रश्न मैं आपको ऐड कर दूं, क्योंकि फ्रांस की बात चल रही है। अभी फ्रांस के जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ये भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। तो इसी यात्रा के दौरान अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड कर्नाटक के कोलार के पास भारत की पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन किया है। तो अभी इन दोनों ने कर्नाटक के वेमागल में एयरबस और टाटा के द्वारा तैयार H-125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन का अभी उद्घाटन किया है। ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान रखना। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि भारत की जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी है और फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी है, ये दोनों मिलकर के भी जो हैमर मिसाइल बनाएंगे वो भी कहां पर बनाएंगे? भारत में ही बनाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। और हमारा वैसे प्रश्न क्या था? भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता, इसका आयोजन अभी हुआ, 6वां संस्करण हुआ था, बंगलुरु में हुआ। अच्छा, यहाँ पे बंगलुरु से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक हमने पढ़ा था भारत की पहली निजी पुनर्बीमा रे इंश्योरेंस कंपनी बनी थी, वेल्वेटिक्स रे इंश्योरेंस कंपनी बंगलुरु की है। दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट इसका नाम है, इसको लॉन्च किया था एक अंतरिक्ष स्टार्टअप है दिगंततारा, बंगलुरु का इसी ने। भारत का पहला निजी सुपरसोनिक रैमजेट इंजन तेज, इसको किसने लॉन्च किया था? हाइप्रिक्स ने, बंगलुरु का ही एक डिफेंस स्टार्टअप है। और पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली के लिए BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला जल बोर्ड, ये कौन सा बना? बंगलुरु। BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। और गूगल ने देश में अपना सबसे बड़ा परिसर अनंत, जिसका नाम है, इसको कहां पर खोला? बंगलुरु में। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल ऑपरेशन अभ्यास हुआ था बंगलुरु में ही। किस शहर को आधिकारिक रूप से तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया था? बंगलुरु को ही। 80,000 लोगों के बैठने की क्षमता वाला देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, ये कहां पर शुरू होगा? बंगलुरु में ही। ठीक है, तो इन सब कारण से न्यूज में था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो आंसर होगा हरमनप्रीत कौर। जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है हरमनप्रीत कौर, इन्होंने भी भारत ऑस्ट्रेलिया के दूसरे T20 इंटरनेशनल में अपना 356वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेला। और इस तरह से वो न्यूजीलैंड की पूर्व कप्तान सूजी बैट्स को पछाड़कर महिला क्रिकेट में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली खिलाड़ी बन गई है। क्या नाम है? याद रखना, हरमनप्रीत कौर। आपको याद है अभी हमने पढ़ा था कि अभी T20 वर्ल्ड कप में अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बने थे कौन? ईशान किशन।
और पढ़ा था कि 700 T20 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज अभी कौन बन गए, राशिद खान। और स्मृति मंधाना से भी एक प्रश्न हमने पढ़ा था, उनको एक अवार्ड मिला था बीबीसी वाला, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान मिला था स्मृति मंधाना को। ठीक है, तो ये भी 2-4 दिन के अंदर हमने स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ ये प्रश्न पढ़े, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 फरवरी को। तो हर साल 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य सभी के लिए समानता, निष्पक्षता और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देना। पहली बार इसे 2009 में मनाया गया था इस दिन को। अच्छा, इस बार की थीम क्या है? रिन्यूड कमिटमेंट टू सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। अब डे वाला प्रश्न आ गया। चलो, फरवरी में क्या क्या डेज हम मना चुके हैं आपको रिवाइज करवाते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे, 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, 10 फरवरी को इस बार हमने सेफर इंटरनेट डे बनाया जो कि फरवरी के दूसरे ट्यूसडे को होता है, 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 11 फरवरी को एंटी स्मगलिंग डे, 11 फरवरी विश्व यूनानी दिवस, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे, 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस और 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, तो ये अभी तक फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज है, ध्यान में रखना आप इनको। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, सही और बोध एआई फ्रेमवर्क की अभी घोषणा किसने की? तो आंसर होगा इसका स्वास्थ्य मंत्रालय ने। भारत सरकार ने पहले प्रिसिजन गाइडेड वेपन हैमर के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया? फ्रांस। फिर पूछा, अभी भव्य भारत भूषण पुरस्कार किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया? ईशा फाउंडेशन। और G4 ग्रुप भारत, जर्मनी, जापान, ब्राजील का है। इसकी बैठक अभी हुई थी जर्मनी में। और अभी नॉर्थ और साउथ ब्लॉक स्थित पुराने प्रशासनिक केंद्रों को किस संग्रहालय में अभी बदला जाएगा? तो आंसर होगा युगे युगीन भारत राष्ट्र संग्रहालय। फिर पूछा, किस देश ने मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप को ब्लॉक करने का आदेश दिया? रशिया। बायो एशिया 2026 का आयोजन ये कहां पर किया गया? हैदराबाद। अंतरराष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहां पर हुआ? बंगलुरु। और अभी अफ्रीकी महासंघ का 39वां शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ? इथोपिया। और आखिरी प्रश्न था कि 700 T20 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं राशिद खान। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कि वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए भी किसे चुना गया? तो आंसर होगा ग्रामा माचेल। ये मोजाम्बिक से हैं। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।